तो चलिए आज के इस बेहद संवेदनशील केस को गहराई से समझते हैं। आज हम 33 साल की एक महिला के अचानक और बेहद दुखद निधन से जुड़े पूरे घटनाक्रम पर एक नजर डालेंगे। सच कहूं तो ये एक ऐसा मामला है जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, बल्कि इसने हमारे सिस्टम पर भी कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरा इस अंतर को देखिए। यही वो चीज है जो इस केस को इतना परेशान करने वाला बनाती है। एक तरफ हमारे पास एक बहुत ही वाइब्रेंट प्रोफेशनल लाइफ है, एक एमबीए ग्रेजुएट, पूर्व मिस पुणे और एक बेहद सफल मार्केटिंग मैनेजर का जीवन। और फिर अचानक शादी की मुश्किल से 5 महीने बाद ही उनकी मौत की खबर। एक इतने शानदार करियर से लेकर इस रहस्यमयी त्रासदी तक का ये सफर वाकई दिल दहला देने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर त्विषा शर्मा थी कौन। मई 2026 की उस दुखद घटना से पहले की बात करें तो त्विषा एक बहुत ही डायनामिक इंसान थी। आप खुद देखिए, उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से बीबीए किया और फिर एनएमआईएमएस जैसी टॉप जगह से एमबीए। वो सिर्फ पूर्व मिस पुणे ही नहीं थी, बल्कि एक तेलुगु फिल्म में भी एक्टिंग कर चुकी थी। साथ ही वो एक मार्केटिंग मैनेजर, एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और विपश्यना मेडिटेशन करने वाली इंसान थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कला, करियर और मेंटल हेल्थ हर चीज को लेकर कितनी एक्टिव और अवेयर थी। अब हम इस शादी के पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीजें कैसे आगे बढ़ीं। इस पूरे केस में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी स्पीड। जरा ध्यान दीजिए, 2024 में एक डेटिंग ऐप पर वकील समर्थ सिंह से उनकी मुलाकात होती है। दिसंबर 2025 में दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर 30 अप्रैल और 7 मई 2026 को अचानक कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग मैसेजेस सामने आते हैं और 12 मई को उनकी जान चली जाती है। ये सब कुछ मतलब पहली मुलाकात से लेकर इस दुखद अंत तक का पूरा सफर 2 साल से भी कम समय में हो गया। पुलिस की जांच में जो सबसे अहम सुराग मिले हैं वो हैं उनके आखिरी संदेश। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। न्यूज रिपोर्ट्स ने कुछ व्हाट्सएप चैट्स एक्सेस की हैं। 30 अप्रैल को त्विषा ने अपनी मां को एक मैसेज भेजा था जिसमें साफ लिखा था, मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी। जरा सोचिए, ये कोई आम पति पत्नी की नोकझोंक वाली शिकायत नहीं लग रही है ना? ये एक बहुत ही गहरे दर्द और तकलीफ का सीधा बयान था। उसी दिन अपनी मां को भेजे गए एक और मैसेज को देखिए। त्विषा ने लिखा था, क्यों भेजा मुझे यहां? ये यहां बात ही नहीं कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि वो भोपाल में कितना घुटन और फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो लगातार अपने पति की खामोशी यानी साइलेंट ट्रीटमेंट की बात कर रही थी। ये चैट्स एक बेहद तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन की तरफ सीधा इशारा करते हैं। और फिर अपनी मौत से ठीक 5 दिन पहले यानी 7 मई को उन्होंने अपने एक दोस्त को जो मैसेज भेजा वो एक तरह की स्पष्ट चेतावनी थी। उन्होंने लिखा था, शादी की खुजली में शादी मत करना, सोच समझकर आगे बढ़ना। इसी मैसेज में उन्होंने ये भी बताया था कि घर पर खाली बैठे रहने से उन्हें कितनी घबराहट हो रही है और वो अपनी लाइफ में एक नई दिशा ढूंढना चाहती हैं। और फिर आता है 12 मई का वो मनहूस दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो पॉइंट है जहां ये पूरा मामला एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। 12 मई 2026 त्विषा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने पति के घर पर मृत पाई गईं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थीं और बस यहीं से उनके परिवार के लिए एक नए और बेहद जटिल संघर्ष की शुरुआत हो गई। इस सदमे के बाद परिवार ने न्याय के लिए जो संघर्ष किया और जो मांगे रखीं, अब जरा उन्हें समझते हैं। आप खुद सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। वो भयानक फोन कॉल आना, फिर आनन फानन में दिल्ली और अजमेर से भोपाल पहुंचना, और उसके बाद एम्स भोपाल की मॉर्चरी में पूरे 5 दिनों तक अपनी बेटी के शव के लिए इंतजार करना। ये सच में किसी भी परिवार के लिए कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा था। उनके चचेरे भाई आशीष शर्मा ने जो बताया वो हमारे सिस्टम की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। परिवार का आरोप है कि उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के लिए लगातार मना किया गया। न्याय के लिए वो महिला थाना, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बीच बस दर दर भटकते रहे। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि सिस्टम के साथ लड़ी जाने वाली एक थका देने वाली लड़ाई बन गई थी। और जब सिस्टम से निराशा अपनी हदें पार कर गई तो परिवार को मजबूरन भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। उनकी सबसे बड़ी मांग क्या थी? वो चाहते थे कि दिल्ली के एम्स में एक फ्रेश और बिल्कुल निष्पक्ष पोस्टमार्टम हो, क्योंकि उन्हें लोकल पुलिस और वहां की प्रक्रियाओं पर जरा भी भरोसा नहीं रहा था। तो अब सवाल यह है कि फिलहाल इस मामले की कानूनी स्थिति क्या है?
चलिए जांच पर बात करते हैं। अगर हम इसे कानूनी नजरिए से देखें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयाँ आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ परिवार के वो गंभीर आरोप हैं जिनमें पति और सास पर सीधे तौर पर दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप लगाए गए हैं, और दूसरी तरफ कानूनी हकीकत ये है कि आरोपी पक्ष, जिसमें उनका पति और रिटायर्ड जज सास शामिल हैं, उन्होंने पहले ही अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल हासिल कर ली है। अब क्योंकि परिवार को ये डर था कि आरोपियों के रसूख की वजह से लोकल पुलिस प्रभावित हो सकती है, अधिकारियों ने आखिरकार इस मामले को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंप दिया है। अब यही टीम दहेज उत्पीड़न और हत्या के इन बेहद गंभीर आरोपों की बारीकी से जांच कर रही है। तो जैसे जैसे हम इस जानकारी के अंत पर आते हैं, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एसआईटी के बन जाने और इतने गंभीर आरोप लगने के बाद ये जांच आखिर तुषार शर्मा की मौत का कौन सा सच दुनिया के सामने लाएगी? क्या परिवार को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे? ये एक ऐसा मामला है जिस पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।